बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताती है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा इक्वल कैसे होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये इस तरीके से बनती है कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर हम एसेट्स में एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के बराबर होंगे तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बराबर होगी। हमने लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को प्लस कर ले, इसका जो टोटल निकलेगा वो एसेट्स के बराबर होगा। अब पहले हम ये देखते हैं कि एसेट्स कौन से हैं, किस तरीके से हैं और कितने एसेट्स होते हैं, एसेट्स हैं क्या। एसेट्स हर वो चीज़ एसेट कहलाती है जो कारोबार की मलकियत है, जो कारोबार के पास है और कारोबार उसकी मदद से अपना बिजनेस कर रहा है। कारोबार अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल करके मुनाफा कमाता है उसको एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स और नंबर 3 है फिक्स्ड एसेट्स। ये तीन किस्म के एसेट्स हैं जो कि कारोबार में इस्तेमाल होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो नकद हालत में हों या उनको आसानी से नकद हालत में तब्दील किया जा सके, इनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स इनमें आ सकते हैं, कैश आ सकता है, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक। ये सब चीज़ें जो हैं ये करंट एसेट की मिसालें हैं। कैश हमारे पास मौजूद होता है, बैंक जिसको आसानी से हम चेक लिख के पैसे बैंक से निकलवा सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल वो लोग जिनसे पैसे हमने रिसीव करने हैं, नोट रिसीवेबल वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बदले हमने पैसे ग्राहकों से वसूल करने हैं और क्लोजिंग स्टॉक वो चीज़ें जो साल के आखिर पे कारोबार के पास बची हुई पड़ी होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नकद हालत में होती हैं या आसानी से इनको नकद हालत में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इनको करंट एसेट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आएगा इन्वेस्टमेंट। इसको ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है जल्दी से कैश में तब्दील करना, इसलिए इसको नॉन करंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट ये कुछ मुद्दत के लिए हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो ये होगा नॉन करंट एसेट। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की बहुत सी मिसालें हैं जिनमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रक्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं और इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में शामिल हैं। यानी वो चीज़ें जिनको आसानी से कैश हालत में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिनको आसानी से नकद हालत में नहीं बदला जा सकता और उनको बेचने के लिए और उनका पैसा वसूल करने में एक टाइम लगता है, एक अरसा लगता है और इनको अपनी जगह से हिलाना मुश्किल होता है। और तीसरी चीज़ ये होती है इसमें कि ये कारोबार के पास एक लंबे अरसे तक मौजूद रहते हैं, कम से कम 5-6 साल, 5 साल से ज़्यादा अरसा ये कारोबार में मौजूद रहते हैं और इनको अपनी जगह से हिलाना बहुत मुश्किल है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनको फौरी तौर पे नकदी में नकद हालत में तब्दील किया जा सके उनको करंट एसेट्स कहते हैं, जिसमें कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। इसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट्स जिनको नकद हालत में बदलते हुए थोड़ा टाइम लगता है, जैसे इन्वेस्टमेंट है। और फिक्स्ड एसेट जिनको नकद हालत में बदलना बहुत मुश्किल है और इनको अपनी जगह से मूव करना भी बहुत मुश्किल है और ये कारोबार के पास एक लंबे अरसे तक मौजूद रहते हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। ये हो गए एसेट्स। अब हम देखते हैं कि ये किसके बराबर हैं। ये बराबर हैं लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, अब इसको हम देखते हैं।
एसेट्स की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं और इनकी इकसाम और इनकी मिसालें कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में नंबर 1 है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और नंबर 2 है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये दो किस्म की लाइबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस ने किसी को अदा करनी हैं, जो बिज़नेस ने किसी को देनी हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, जो चीज़ें कारोबार के ज़िम्मे हैं और उसने किसी को अदा करनी है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। अब इसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नाम से ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि मुख्तसर मुद्दत की वाजबात, मुख्तसर मुद्दत के कर्ज़े जो कि कारोबार ने अदा करने हैं, यानी जो थोड़े अरसे में कारोबार ने पे करने हैं, उनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ जिनको एक लंबे अरसे के बाद, यानी कुछ खास थोड़े ज़्यादा अरसे के बाद हमने किसी को अदा करना है, इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की मिसालें जो हैं ये हो सकती हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके अलावा अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये तमाम मिसालें जो हैं ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट ये 2, 4, 6 दिन के लिए, हफ्ते 1.5 हफ्ते का कर्ज़ा होता है जो कि बैंक से कारोबार लेता है, इसलिए फ़ौरन वापस करना होता है। अकाउंट पेएबल वो लोग जिनसे चीज़ें कुछ उधार ली हैं, अब हमने उनको पेमेंट करनी है, इसको अकाउंट पेएबल कहते हैं। नोट पेएबल वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बदले हमने 2-3 महीने के अंदर अंदर रकमें अदा कर देनी है, ये नोट पेएबल कहलाते हैं। चूँकि ये थोड़ी मुद्दत के हैं इसलिए ये शॉर्ट टर्म है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिनका फ़ायदा उठा लिया है लेकिन अभी हमने अदायगी नहीं की, या आइंदा चंद दिनों में हम इनको पेमेंट कर देंगे, इनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, यानी लंबी मुद्दत के ऐसे वाजबात जो एक ख़ास लंबे अरसे के बाद हमने अदा करने हैं, और इसमें एक ही चीज़ आती है और उसको हम कहते हैं बैंक लोन। अगर आपने बैंक से कोई कर्ज़ा लिया है तो उसको आपने, वो अमूमन 4 या 5 साल के लिए होता है, उसको हमने एक ख़ास अरसे के बाद पे करना है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। तो एसेट्स का भी पता चल गया, लाइबिलिटीज़ का भी पता चल गया। अब देखते हैं कि ओनर्स इक्विटी क्या है। फिर इनको बराबर जब हम करेंगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाएगी। अब बारी आती है ओनर्स इक्विटी की। ओनर्स इक्विटी बराबर होता है कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये चीज़ें जो हैं ये आपके ओनर्स इक्विटी के बराबर हैं। अमूमन ओनर्स इक्विटी कैपिटल को कहा जाता है। कैपिटल का मतलब वो सरमाया, वो चीज़ें, वो रकम जो मालिक कारोबार को शुरू करने या कारोबार को चलाने के लिए कारोबार में लगाता है, इसे कैपिटल कहा जाता है, या हम उसको आमतौर पे ओनर्स इक्विटी कहते हैं। लेकिन ओनर्स इक्विटी का एक हिस्सा है कैपिटल। वो खास रकम, वो चीज़ें जो मालिक कारोबार को शुरू करने या चलाने के लिए कारोबार में लगाता है, उसे कैपिटल कहा जाएगा। यानी मालिक का सरमाया का वो हिस्सा जो उसने मज़ीद मुनाफा कमाने के लिए कारोबार में इन्वेस्ट किया है, उसको कैपिटल कहेंगे। जब आप कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करेंगे, ड्राइंग्स क्या चीज़ें हैं? ड्राइंग्स वो रकमें हैं जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से निकालता है और इसको अपने घर में इस्तेमाल करता है। ये रकमें भी हो सकती हैं, ये कोई रकम भी हो सकती है, और ये कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं जो वो कारोबार से लेगा। तो जो कुछ भी हो, चाहे वो रकम हो, चाहे वो कोई चीज़ें हों, जो भी कुछ भी मालिक कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कारोबार से निकलवाएगा, उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। तो कैपिटल यानी वो रकम जो मालिक ने कारोबार में लगाई थी, उसमें से जो रकम वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया, ये हम इसमें से माइनस कर लेंगे, और बाकी हमारे पास आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू हर किस्म की आमदनी जो कारोबार कमाता है।
तो जो कुछ भी कारोबार कमाएगा, चाहे वो सेल से कमाए, चाहे कमीशन से कमाए, चाहे किसी और तरीके से कमाए, वो सारी रकमें जो कमाएंगी वो सारे के सारी कैपिटल में प्लस कर दी जाएंगी, क्योंकि रकम आमदनी जो है वो मालिक का हिस्सा है, वो मालिक को पे कर दिया जाएगा। तो कैपिटल में से जो कुछ मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेता है वो माइनस कर देंगे, और जो कुछ वो कमाएगा वो उसके अंदर प्लस कर दिया जाएगा। और फिर आखिर पे आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कारोबार के खर्चे, जिसमें सैलरीज हो सकती हैं, वेजेस हो सकती है, इसके अलावा इसमें कमीशंस हो सकती हैं, डिस्काउंट हो सकते हैं। जो कुछ भी कारोबार ने खर्चा किया, रेंट उसने अदा किया बिल्डिंग का, या मज़दूरों को कोई वेजेस सैलरीज दी, ये सब कुछ जो कुछ भी अदा किया जाएगा वो एक्सपेंसेस में आएगा। तो कैपिटल मालिक का सरमाया है, तो जो कुछ भी कारोबार कमाएगा वो इस कैपिटल पे प्लस करेगा, और जो कुछ भी कारोबार खर्च करेगा वो उस कैपिटल में से माइनस कर लेगा। तो अगर कैपिटल में से ड्राइंग्स यानी मालिक के ज़ाती खर्चे माइनस कर दिए जाएं, जो आमदनी हो वो प्लस कर दी जाए, और जो एक्सपेंसेस हों कारोबार के वो माइनस कर दिए जाएं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? बाकी होगा ओनर्स इक्विटी। अब अगर इस ओनर्स इक्विटी को इस लाइबिलिटीज़ में प्लस कर दिया जाए, एक टोटल निकाला जाए, तो हम देखेंगे कि ये सारी रकम कारोबार के एसेट्स के बराबर होगी। और यही काउंटिंग इक्वेशन है। अगर इसमें कोई फ़र्क निकलता है तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम में या आपके लिखने में, आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे फ़र्क मौजूद है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अमूमन ये हर चीज़ जो है ये बराबर होती है, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के प्लस के, इसके मजमूए के बराबर होते हैं। तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अपने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कि हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं।